RN-CAV रॉ और NSG दोनों की स्थापना में RN-CAV की महत्वपूर्ण भूमिका रही। काव ने रॉ को एक पेशेवर खुफिया संगठन के रूप स्थापित किया। रॉ के गठन के बदलने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के ऑपरेशन जिब्राल्टर की खुफिया जानकारी जुटाने में विफलता के बाद भारतीय राजनीति ने सैन्य उद्देश्यों के लिए खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक अलग संगठन स्थापित करने की तीव्र आवश्यकता महसूस की। ऑपरेशन जिब्राल्टर अगस्त 1965 में जम्मू व कश्मीर के विवादित क्षेत्र में पाकिस्तान सेना द्वारा नियोजित और निष्पादित एक सैन्य अभियान का कोड नेम था। RN-CAV को स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने चुना, जो वर्षों से उनके निजी सुरक्षा प्रमुख थे। सन 1968 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ बनाने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो IB को विभाजित कर दिया। RN-CAV के साथ उनके 250 चुन हुए सहयोगियों और IB के DG सुरक्षा को नई एजेंसी में स्थानांतरित RN-CAV कर दिया गया। अब IB को घरेलू खुफिया जानकारियां इकट्ठा करने में लगाया गया और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को भारत की प्राथमिक विदेश एजेंसी के रूप में मनोनीत किया गया। काव को कैबिनेट सचिवालय में अतिरिक्त सचिव अनुसंधान के पद के साथ नए संगठन प्रमुख के रूप में चुना गया। बाद में उन्हें सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने अगले 9 वर्ष संगठन प्रमुख के रूप में बिताए। इस प्रकार रॉ का आविर्भाव वर्ष 1968 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में संपन्न हुआ और ने रॉ को एक सक्षम व आक्रामक विदेशी खुफिया एजेंसी के रूप में स्थापित किया। सन 1971 के भारत-पाक युद्ध में की भारत की जीत में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू करने के बाद रॉ ने युद्ध के प्रारंभिक चरणों के दौरान मुक्तिवाहिनी को हथियार एवं प्रशिक्षण सहायता प्रदान की और पाक के विखंडन तथा बांग्लादेश के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। RN-CAV भारत के अग्रणी खुफिया अधिकारियों में से एक थे। रॉ के गठन में उनकी अहम भूमिका रही। उन्होंने भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में सचिव अनुसंधान का पद संभाला, जो तब से सभी रॉ के निदेशकों के पास है। अपने लंबे करियर के दौरान RN-CAV ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की निजी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली। वह रॉ सीक्रेट एजेंट्स राजीव गांधी के सुरक्षा सलाहकार के रूप में भी कार्यरत थे। एक जासूस के स्वाभाविक गुण के अनुरूप काव एक बेहद लो प्रोफाइल व्यक्ति रहे। सेवा के दौरान सेवानिवृत्त के सार्वजनिक रूप से शायद ही कभी उन्हें देखा गया हो। रामेश्वरवर नाथ काव जन्म 10 मई 1918 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में एक कश्मीरी हिंदू परिवार में हुआ। वह जब केवल 6 वर्ष के थे, उनके पिता का निधन हो गया। उनके चाचापन त्रिलोकी नाथ काव ने उनका पालन पोषण किया। उन्होंने तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बड़ौदा शहर से सन 1932 में मैट्रिक और 1934 इंटरमीडिएट किया तथा 1936 में लखनऊ विश्वविद्यालय से कला स्नातक एवं 1940 में प्रयागराज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में मास्टर्स किया। पढ़ाई के काव ने कुछ समय तक प्रयागराज विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। वर्ष 1940 में उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की और इंडियन इंपीरियल पुलिस में शामिल हो गए। उनकी पहली नौकरी कानपुर में सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में आरंभ हुई। आजादी के बाद 1947 को उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो IB में प्रतिनियुक्ति कर VIP सुरक्षा प्रभारी बनाया गया। काव ने करियर के पहले ही मामले लोगों का ध्यान खींचा। उनका पहला मामला वर्ष 1955 में की एक हवाई दुर्घटना का था, जिसमें चीन के तत्कालीन प्रधानमंत्री की जान बाल गई थी। वर्ष RN-CAV 1955 में एयर इंडिया के एक विमान को चीनी सरकार द्वारा चार्टर्ड किया गया था। उस विमान में सवार होकर चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई बांडुंग सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे थे।
आखिर व्यक्त में उन्होंने पेट दर्द का हवाला देकर अपनी यात्रा रद्द कर दी। विमान इंडोनेशिया के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सभी चीनी अधिकारी और पत्रकार मारे गए। जब इस साजिश का खुलासा करने की जिम्मेदारी RN काव को दी गई तो उन्होंने कुछ ही दिनों में इसका पर्दाफाश कर दिया और बताया कि साजिशकर्ता ताइवान की खुफिया एजेंसी है। चीन के प्रधानमंत्री इस काम से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने काव को अपने कार्यालय में आमंत्रित किया और उन्हें प्रभावित पत्रक दिया। काव को मिले इस सम्मान ने उन्हें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। वर्ष 1950 में काव को तत्कालीन घाना सरकार की मदद के लिए भेजा गया। उन्होंने वहां एक खुफिया और सुरक्षा संगठन स्थापित करने में मदद की। वर्ष 1975 में सिक्किम के 12वें राज्य के रूप भारत में विलय करने का श्रेय भी काव को दिया जाता है। उन्होंने चीन की चाल को पहचानकर भारत को पहले ही इसके लिए चेता दिया था। वर्ष 1975 का आपातकाल और RN काव की इंदिरा गांधी से निकटता ने राजनीतिक वर्ग में उनकी भूमिका के बारे में पैदा किया। लेकिन जब आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई की सत्ता में आई तो काव ने चुपचाप इस्तीफा दे दिया। एक गहन जांच ने उन्हें एवं रॉ सीक्रेट एजेंट्स सभी दोषों मुक्त दिया और जब इंदिरा गांधी ने वर्ष 1980 में वापसी की तो वे भी लौट आए। उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों के सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम किया। 1980 के दशक में पंजाब में उग्रवाद और देश के भीतर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए काव ने देश की जरूरतों के अनुरूप राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अस्तित्व में आया। रोमांचक और जासूसी के लिए जीवन समर्पित कर देने वाले काव मित्रों व सहयोगियों के बीच रामजी के नाम से जाने जाते थे। साक्षात्कार, सार्वजनिक बयान, पुस्तक लिखने या फोटो खिंचवाने में उनकी जरा भी रुचि नहीं थी। उन्होंने कभी सार्वजनिक बयान नहीं दिया। जब भी उनसे किसी संवेदनशील मुद्दे के बारे में पूछा जाता था तो उनका जवाब होता था, ये चीजें मेरे साथ अंतिम संस्कार की चिता तक जाएंगी। उन्होंने कभी अपनी फोटो खिंचवाने की अनुमति नहीं दी। हालांकि 2 बार ऐसे अवसर आए जिन पर काव ने बहुत विरोध जताया। काव एक धैर्यशील श्रोता थे और प्रत्येक शब्द को ध्यान से सुनते थे। वह फारसी, संस्कृत व उर्दू अच्छी तरह जानते थे और इन सभी भाषाओं को धारा प्रवाह बोल सकते थे। अपनी बातचीत में वे ज्यादातर उर्दू में लखनवी लहजे में बोलते थे, हालांकि वे अच्छी हिंदी व अंग्रेजी भी बोलते थे। RN काव अंतर्राष्ट्रीय खुफिया समुदाय में उनकी बड़ी साख थी। फ्रांसीसी विदेशी खुफिया एजेंसी SEC सर्विस फॉर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन एंड काउंटर इंटेलिजेंस के पूर्व प्रमुख काउंट अलेक्जेंडर डी मारेंचेस ने काव को 1970 के दशक के 5 महान खुफिया प्रमुखों में से एक रूप में नामित किया थी। काव के बारे में उनकी टिप्पणी थी, शारीरिक व मानसिक शिष्टता का कितना आकर्षक मिश्रण, प्रचुर उपलब्धियों, अनन्य दोस्ती और फिर भी अपने बारे में, अपनी उपलब्धियों और अपने दोस्तों के बारे में बात करने में शर्मीले। काव के बारे में कहा जाता है कि दुनिया भर में उनके निजी गोपनीय संपर्क थे। वह सिर्फ एक कॉल से घटनाओं का रुख मोड़ने में सक्षम थे। अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले एक सेवानिवृत्त IF.S अधिकारी के कहने पर उन्होंने अपने संस्मरण रिकॉर्ड किए टेम्पो को व्यक्तिगत रूप से सही करने के बाद उन्होंने उन्हें नई दिल्ली के एक प्रतिष्ठित NGO के पास जमा करवा दिया, जिसके साथ वे निकटता से जुड़े थे। उनकी इच्छा थी कि वे उनकी मृत्यु के 30 वर्ष बाद प्रकाशित हों। 20 जनवरी 2002 तड़के 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनके परिवार में उनकी पत्नी में मालिनी काव और बेटी अचला